प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों बच्चों के लिए सेम ही है। सैटरडे को आपका वीकली टेस्ट है अर्थशास्त्र का क्लास 12th का। कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। इस बार 2 चैप्टर से आपका क्वेश्चन आने वाला है। मुद्रा एंड बैंकिंग, जिसका मैंने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बता दिया है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और दूसरा चैप्टर है आय एवं रोजगार का निर्धारण। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बता दिया है। आज हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और अर्थशास्त्र के बच्चों को यह वीडियो शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुणक की अनुकूल और प्रतिकूल प्रक्रिया क्या है। गुणक जो क्या करता है, गुणक विनियोग में प्रारंभिक वृद्धि के फलस्वरूप कुल आय की अंतिम वृद्धि को हम लोग गुणक कहते हैं। गुणक का फॉर्मूला होता है K बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। मतलब विनियोग में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में जो परिवर्तन होता है, इसके अनुपात को ही हम लोग गुणक कहते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का इन्वेस्ट किया गया है और गुणक यदि अनुकूल है, तब वो निवेश 200 करोड़ बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गुणक प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। निवेश के बढ़ने पर गुणक आय में कई गुना वृद्धि कर देता है, इसे गुणक की अनुकूल प्रक्रिया कहते हैं। मतलब आप 100 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं या मान लीजिए 100 रुपया ही इन्वेस्ट किए हैं, तो वो आपका 200 रुपया हो जाएगा। मतलब गुणक अनुकूल है। और यदि विपरीत दिशा में गुणक कार्य करता है, तो आपका 100 रुपया इन्वेस्ट है सो घट कर -100 में 200 में चला जाएगा। इसका मतलब है वो प्रतिकूल प्रक्रिया कहलाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, तो गुणक जो है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर ही निर्भर करता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को हम लोग MPC से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। तो इस फॉर्मूला के आधार पर भी हम लोग परिभाषा को याद रख सकते हैं। तो इसका परिभाषा होगा, इसको डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन और वाई मतलब आय, सी मतलब होता है उपभोग। तो हम लोग इसको इस तरह पढ़ेंगे, आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ये तो अपना भाषा में हो गया। अब किताबी भाषा में कहेंगे, कुरिहारा के अनुसार क्या लिखा हुआ है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। मतलब MPC बराबर क्या होता है, डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। यही करा, आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात और यहाँ पर उपभोग में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। तो ये उपभोग हो गया, ये आय हो गया। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि MPC का मान 0.3 है तो MPS का मान क्या होगा। ये जैक सैंपल क्वेश्चन 2021-22 का था। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा हुआ है, MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है। अब यहाँ MPC का मान दिया हुआ है 0.3। तो इस फॉर्मूला में यदि हम लोग MPC के जगह पर क्या बैठा देंगे, 0.3 बैठाएंगे और MPS जस का तस रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे 0.3 प्लस MPS बराबर 1। अब 0.3 को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस 0.3। तो MPS का मान कितना होगा, एक में 0.3 को घटा दीजिएगा तो 0.7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न मांग को ठीक करने का कोई एक राजकोषीय उपाय बताएं। तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके हम लोग न्यून मांग को ठीक कर सकते हैं। न्यून मांग मतलब होता है कि मांग कम होना, मतलब बाजार में सामान ज़्यादा आ गया और उसको खरीदने वाला आदमी ही नहीं है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, उसको न्यून मांग कहेंगे। मतलब कम मांग हो रहा है, पूर्ति ज़्यादा है और मांग कम हो जा रहा है। तो मांग कम होने का कारण है कि आदमी पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो सरकार क्या करेगी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करेगी। मतलब सार्वजनिक व्यय मतलब सरकारी खर्च में वृद्धि करेगी, तो वो पैसा जो है जनता के पास आएगा, अर्थव्यवस्था में आएगा, जिससे आदमी की इनकम बढ़ेगी और वो लोग मांग को बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्फीति अंतराल कैसी मांग को दर्शाता है। तो अस्फीति अंतराल जो है वो न्यून मांग को ही दर्शाता है। अस्फीति अंतराल किसकी माप करता है, तो न्यून मांग की माप करता है।
अतिरेक मांग क्या दर्शाता है? तो अतिरेक मांग मतलब होता है जितना पूर्ति है उससे ज़्यादा मांग हो रहा है। मतलब कलम है एक और खरीदने वाला उसको है आदमी 10, तो यहाँ बोलेंगे अतिरेक मांग, मतलब सामान के जो मांग है वो क्या है, ज़्यादा है और पूर्ति कम है। तो ऐसी स्थिति क्या चीज़ को दर्शाता है? तो स्फीति अंतराल को दर्शाता है। अब यदि अगला है, यदि एमपीएस इकाई है तब गुणक का मान क्या होगा? तो यहाँ लिखा है इकाई होगा, मतलब एमपीएस का मान कितना बोल रहा है, 1 होगा। तो गुणक का फॉर्मूला होता है 1/एमपीएस। ठीक। अब यहाँ एमपीएस का बोला इकाई होगा, तो एमपीएस की जगह 1 बैठा देंगे, एक एक कट गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो गुणक का मान कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब इकाई आ गया। अगला क्वेश्चन है, बाजार में मांग अधिक की स्थिति कब उत्पन्न होती है? मतलब बाजार में अधिक मांग कब होगा, मतलब बाजार में सामान कम हो जाएगा और उसको खरीदने वाला आदमी ज़्यादा होगा, ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होगी? तो यहाँ लिखा है पहला कारण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण, सरकार द्वारा की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि कर देगा। फिर है करों में कमी के फलस्वरूप व्यय योग आय एवं उपभोग मांग में वृद्धि होगी। मतलब सरकार अगर टैक्स को कम कर देगा तो आदमी पास क्या रहेगा, पैसा ज़्यादा रहेगा, काहे कि सरकार को देना नहीं पड़ेगा टैक्स, काहे कि वो टैक्स को कम कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मांग बढ़ेगा, तो वहाँ सामान कम हो जाएगा। फिर है साख विस्तार से मांग में वृद्धि होगी, विनियोग मांग में वृद्धि होगी और निर्यात के लिए वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, मंदी से क्या तात्पर्य है? तो मंदी के दौर में निवेश कम हो जाती है। देखिए, मंदी जो है, विश्व में मंदी 1929-30 में हुआ था, महान मंदी 1929-30 में हुआ था। और इसी मंदी को दूर करने में जॉर्ज मेनार्ड केन्स का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने प्रभावपूर्ण मांग, मतलब प्रभावपूर्ण मांग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं। और अपना किताब लिखा था 1936 ईस्वी में लॉर्ड जे एम केन्स ने, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी। और उसमें उन्होंने बताया कि हम लोग मंदी से उबर सकते हैं प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाकर। तो ये थोड़ा सा इतिहास को बता दिया हूँ। अब मंदी से क्या तात्पर्य है? तो मंदी के दौर में निवेश कम हो जाती है क्योंकि लोग कम कमाते हैं। इस स्थिति में उनकी खरीदने की क्षमता घट जाती है और वे बचत भी कम कर पाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में पैसे का प्रवाह घट जाता है। अब यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, मैथ का क्वेश्चन है, यदि अतिरिक्त निवेश 100 करोड़ तथा एमपीसी हाफ है तो अर्थव्यवस्था में कितनी अतिरिक्त आय का सृजन होगा? मतलब यहाँ डेल्टा वाई आपको निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई में हम लोग क्या निकालेंगे, अतिरिक्त निवेश कितना है, 100 करोड़। मतलब यहाँ पर जो है डेल्टा आई आपका दिया हुआ है, डेल्टा वाई आय कितना दिया हुआ है, 100 करोड़ आपका दिया हुआ है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दिया हुआ, एमपीसी का मान दिया हुआ है। हमको निकालना है डेल्टा वाई का मान। तो डेल्टा वाई बराबर फॉर्मूला होता है के डेल्टा आई। यहाँ पर डेल्टा आई का तो मान पता है लेकिन के का मान पता नहीं है। के मतलब हो गया गुणक, तो गुणक का फॉर्मूला होता है के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। अब एमपीसी मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यहाँ देख सकते हैं मान दिया हुआ है हाफ, तो यहाँ पर के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी के जगह अगर हम लोग हाफ लगा दे, मतलब इसके जगह हम लोग हाफ को बैठाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। 1 - 1/2 बैठा दिया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1/2, 2 - 1, तो 1/1/2 बराबर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब गुणक का मान कितना आया, 2, और डेल्टा आई मतलब 100 करोड़ दिया हुआ है, तो इसको दो को दो यहाँ पर डेल्टा वाई बराबर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद रखिए गुणक का मान कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है डेल्टा वाई बराबर 2, मतलब के का मान 2 आया और डेल्टा आई है 100 करोड़, गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 200 करोड़। यही आपका डेल्टा वाई निकलेगा। 200 करोड़ देखिए निकला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विनियोग गुणक से क्या अभिप्राय है? तो किन्स का विचार था कि अर्थव्यवस्था में जब कोई स्वायत्त निवेश किया जाता है,
स्वायत्त निवेश मतलब होता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है और ये सरकार व्यय करती है, बाजार में पैसा निवेश करती है, लगाती है, तो इसको हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तब आय में केवल निवेश के आकार में वृद्धि नहीं होती बल्कि आय में निवेश से कई गुना वृद्धि होती। निवेश की तुलना में आय में जितनी गुना वृद्धि होती है उसे निवेश गुणक कहते हैं। किन्स का गुणक का सिद्धांत निवेश तथा आय के बीच संबंध स्थापित करता है, इसलिए इसे निवेश गुणक कहते हैं। गुणक की धारणा निवेश में प्रारंभिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में होने वाले अंतिम परिवर्तन के संबंध को व्यक्त करती है। अभी जस्ट ऊपर में इसका फॉर्मूला बताए थे, के बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई, मतलब विनियोग में प्रारंभिक वृद्धि के फलस्वरूप आय में अंतिम वृद्धि के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। तो यही चीज को यहाँ लिखा हुआ है। गुणक निवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। यहाँ दूसरे शब्दों में गुणक यह बताता है कि निवेश में प्रारंभिक वृद्धि करने से प्रारंभ में उपभोग तथा अंत में आय कितना गुना बढ़ जाएगी। यदि किसी अर्थव्यवस्था में 10 करोड़ का प्रारंभिक निवेश करने से आय में अंतिम वृद्धि 60 करोड़ की है तो 60 बट्टा 10 बराबर 6 का अंक गुणक कहलाएगा। तो ये कौन फॉर्मूला लग गया, तो यहाँ लग गया आपका के बराबर डेल्टा वाई बट्टा डेल्टा आई। ये फॉर्मूला के आधार पर ये लगा कि देखिए प्रारंभिक निवेश मतलब 10 करोड़, निवेश मतलब विनियोग को ही निवेश कहा जाता है, तो यहाँ 10 बैठ गया। और आय में अंतिम वृद्धि कितना हो रहा है, 60 करोड़, तो यहाँ डेल्टा वाई मतलब हो जाएगा आय, आय कितना हो जाएगा 60। बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो के बराबर होता है गुणक, गुणक का मान कितना लिख लेगा, 6 लिख लेगा। निवेश गुणक सूत्र, तो गुणक का सूत्र है के बराबर डेल्टा वाई बट्टा डेल्टा आई। यहाँ मात्रा दिया हुआ है क्या है। तीसरा क्वेश्चन है सामूहिक या समग्र पूर्ति से क्या अभिप्राय है। तो सामूहिक पूर्ति की धारणा का संबंध देश के समस्त उत्पादकों के द्वारा की जाने वाली वस्तु और सेवाओं की कुल पूर्ति से, मतलब अर्थव्यवस्था में जो भी सामान का वस्तु का उत्पादन होगा, वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा, वो सब समग्र पूर्ति कहलाएगा। इसका अर्थ है कि सामूहिक पूर्ति उत्पादकों के उत्पादन पर निर्भर करती है। सामूहिक अथवा समग्र पूर्ति को निम्नांकित 3 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला, एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में, अर्थात राष्ट्रीय आय। मतलब एक वर्ष यहाँ माना जा रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च में जो भी वस्तु और सेवा उत्पादित होगा उसका जो बाजार मूल्य होगा उसी को हम लोग जोड़ देंगे तो वो राष्ट्रीय आय कहलाएगा। दूसरा है उपभोग एवं बचत के जोड़ के रूप में, अर्थात कुल आय। मतलब कुल आय मतलब ये इस तरह फॉर्मूला बनेगा y बराबर सी प्लस एस, ये आपका कुल आय का फॉर्मूला बनेगा। उसका तीसरा है फर्मों द्वारा अपने उत्पादों को बेचने से प्राप्त होने वाली न्यूनतम आय के रूप में, अर्थात सामूहिक पूर्ति बराबर, सामूहिक पूर्ति मतलब एस बराबर उपभोग प्लस बचत मतलब सी प्लस एस होता है। या समग्र पूर्ति बराबर सकल घरेलू उत्पाद बराबर कुल साधन आय बराबर लगान प्लस ब्याज प्लस मजदूरी प्लस लाभ होगा। यहाँ पर सांकेतिक रूप में लिखा हुआ है सामूहिक पूर्ति बराबर उपभोग प्लस बचत, मतलब ए एस बराबर सी प्लस एस लेंगे। तो साधनों को जो आय प्राप्त होती है इसे वे या तो उपभोग के लिए खर्च कर देते हैं अथवा बचत कर लेते हैं। इस अर्थ में सामूहिक पूर्ति को उपभोग व्यय और बचत के जोड़ के रूप में परिभाषित किया जाता है। कहने मतलब है अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन करता है, मतलब उत्पादन जो होता है वो साधनों से होता है। साधन आपका श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस ये सभी है। अब उनका जो हिस्सा है, उनको जो उत्पादन करने के बाद जो प्रॉफिट मिलता है उसका पारिश्रमिक मिलता है, मजदूर को मजदूरी मिलता है, साहसी को लाभ मिलता है, श्रम को मजदूरी मिला, पूंजी को ब्याज मिलता है, तो वो उसका पारिश्रमिक हुआ। तो वो उस पारिश्रमिक को मतलब उस पैसा को वो क्या करेगा, या तो बचत करेगा या फिर वो खर्चा करेगा। इसलिए समग्र पूर्ति जो है वो सी प्लस एस पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है आपका
सामूहिक मांग से क्या अभिप्राय है, इसके घटक बताएं। ऊपर जो हम लोग पढ़े वो सामूहिक पूर्ति को पढ़े, अभी हम लोग सामूहिक मांग को जानेंगे। जैसे इसको एस डिनोट किए तो इसको हम लोग एडी डिनोट करेंगे। अथवा सामूहिक मांग क्या है, अथवा समग्र मांग के घटकों को लिखिए। मतलब ये तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। आंसर है सामूहिक अथवा समग्र मांग उस कुल व्यय को बताती है जिसे एक देश के निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च करने को तैयार है। कहने का मतलब है कि समग्र मांग मतलब होता है कि यदि हम बाजार जा रहे हैं तो हम अपना के हिसाब लगा लेते हैं कि हमको आलू प्याज धनिया टमाटर मटर गोभी ये सब लेना है, तो हमको इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा हम खर्च करेंगे और उतना पैसा लेकर आप बाजार जाते हैं। बाजार में अभी आपने खर्च नहीं किया है, केवल खर्च करने की योजना बनाए हैं। तो जो योजना बनाया जाता है कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे, वही आपका सामूहिक मांग या समग्र मांग कहलाएगा। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च करने को तैयार है। तो सामूहिक मांग का फॉर्मूला होगा एडी बराबर सी प्लस आई। सी मतलब उपभोग व्यय, आई बराबर निवेश व्यय। सामूहिक मांग के घटक क्या है, तो बंद अर्थव्यवस्था में, बंद अर्थव्यवस्था मतलब जिसका किसी से व्यापार व्यवसाय नहीं होता है वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो इसमें समग्र मांग का फॉर्मूला या सामूहिक मांग का फॉर्मूला होता है एडी बराबर सी प्लस आई। और यदि हम लोग खुली अर्थव्यवस्था को देखें, खुली अर्थव्यवस्था मतलब जिसका दूसरे देश से व्यापार व्यवसाय होता है वो खुली अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो उसमें समग्र मांग का फॉर्मूला बन जाएगा आपका उपभोग प्लस निवेश, मतलब सी प्लस आई तो रहेगा, इसमें निर्यात माइनस आयात एगो जुड़ जाएगा। तो फॉर्मूला सांकेतिक रूप में बनेगा एडी बराबर सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। और एक और फॉर्मूला बनेगा ए डी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ जी जो है वो सरकारी उपभोग व्यय को बताता है और एक्स माइनस एम जो है ये पूरा है सो शुद्ध निर्यात को बताता है। शुद्ध निर्यात मतलब निर्यात माइनस आयात को अगर हम लोग घटा देंगे, मतलब निर्यात मतलब कि कितना बाहर सामान बेचा और आयात मतलब बाहर से कितना सामान मंगाया, दोनों को घटाइएगा तो वो आपका शुद्ध निर्यात कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है निवेश गुणक तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो गुणक जो है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अभी फर्स्ट में जब हम क्वेश्चन शुरू किए थे तो यही बात को बताए थे कि गुणक जो के है वो किस पर निर्भर करता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर। काहे कि गुणक का फॉर्मूला होता है के बराबर 1/1 माइनस एम पी सी। तो यहाँ एम पी सी को जानेंगे तभी हम लोग गुणक को निकाल सकते हैं। इसलिए गुणक जो है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। तो निवेश गुणक सीमांत उपभोग, थोड़ा स्पेलिंग गलत है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी पर निर्भर करता है। गुणक का एमपीसी से धनात्मक तथा एमपीएस से ऋणात्मक संबंध है। एमपीसी मतलब होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और एमपीएस मतलब होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। मतलब धनात्मक संबंध करने मतलब है कि यदि उपभोग पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है तो गुणक धनात्मक रहेगा, मतलब गुणक आगे की ओर क्रियाशील रहेगा और जितना इन्वेस्ट किया गया है उससे डबल पैसा बढ़ेगा। और एमपीएस मतलब होता है बचत कर लेना, मतलब आप है सो 10 रुपया कमाए और 7 रुपया बचा लिए और 3 ही रुपया खर्चा किए, तो जो 3 रुपया खर्चा कीजिएगा वो बाजार में रन करेगा, वो किसी का आय बनेगा। लेकिन जो आप बचा लिए अपना चुकनी में डाल दिए हैं तो वो चुकनी में ही रह जाएगा, वो पैसा आगे बढ़ेगा नहीं। तो वो क्या करता है कि गुणक जो है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से के साथ धनात्मक संबंध है और एमपीएस मतलब सीमांत बचत प्रवृत्ति के साथ ऋणात्मक संबंध होता है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी जितनी अधिक होती है गुणक भी उतना ही अधिक होता है। इसके विपरीत एमपीसी जितनी कम होगी गुणक भी उतना कम होगा। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण नहीं फॉर्मूला है। के बराबर 1/1 माइनस एम पी सी होता है और के बराबर 1/MP/S होता है, मतलब ये दोनों फॉर्मूला गुणक का है। दूसरा, जब एमपीसी शून्य होती तब गुणक इकाई होता है, मतलब यहाँ एमपीसी अगर शून्य होगा तो गुणक क्या होगा, इकाई होगा। कैसे, इसके जगह अगर हम शून्य बैठा देंगे तो आपका आ जाएगा 1/1, 1 कटेगा तो के का मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसीलिए यह कह रहा है कि एमपीसी शून्य होगा तो गुणक इकाई होता है। फिर है कि जब एमपीसी इकाई होती है तब गुणक अनंत होता है। कैसे, तो यहाँ पर एमपीसी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब 1 में 1 गया तो 0, अब ऊपर संख्या नीचे 0 भागा देंगे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा। इन्फिनिटिव इसलिए करा है एमपीसी इकाई होगी
मतलब एमपीसी का मान यदि हम लोग 1 रखेंगे तो गुणक क्या होगा, अनंत होगा, मतलब इन्फिनिटिव हो जाएगा। फिर है, अतः एमपीसी के न्यूनतम एवं अधिकतम सीमाओं पर आधारित गुणक का मान इन दो सीमाओं के भी कहीं भी निर्धारित हो सकता है। मतलब एमपीसी जो है वो क्या होता है, 0 और 1 के बीच में ही ज्यादातर रहता है। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर में इसे देखेंगे और भी क्वेश्चन को समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, बाय बाय।